माधव लैंग्वेज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मूल्यों के साथ सीखने पर जोर देते हैं। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दमदार कहानी की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी जमीन और उसकी खामोशी दोनों ही उस पर एक भारी बोझ बन गए थे। कहानी की शुरुआत होती है हरिहर काका से। कहानी सुनाने वाले जो उनके पड़ोसी भी हैं वो हमें बताते हैं कि हरिहर काका अब बात नहीं करते। वो इतने गहरे सदमे में हैं, इतने दुख में हैं कि उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? कौन सी ऐसी बात किसी इंसान को इतनी गहरी, इतनी दर्दनाक खामोशी में धकेल सकती है? आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले हम हरिहर काका को देखते हैं कहानीकार की नजरों से। वो उनके पड़ोसी हैं और उनका एक जमाने में बड़ा गहरा रिश्ता हुआ करता था, लेकिन अब दोनों के बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी हो गई है। कहानीकार कोशिश करते हैं। वो 2 दिन लगातार हरिहर काका से मिलने जाते हैं, लेकिन काका कुछ नहीं बोलते, बस एकटक देखते रहते हैं और उनकी आंखों में एक गहरा दर्द झलकता है। पता है, ये खामोशी ऐसी है जैसे कोई डूबती नाव में फंसा हो और मदद के लिए चिल्ला भी ना पा रहा हो। उसकी आवाज जैसे लहरों में ही गुम हो गई हो। तो भाई, इस खामोशी की वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, हरिहर काका की जिंदगी को समझना होगा और सबसे जरूरी बात ये जानना होगा कि उनके पास ऐसा क्या था जिसके पीछे सब पड़े थे। हरिहर काका 4 भाइयों में से एक थे। भरे पूरे परिवार में रहते थे, लेकिन थे बिल्कुल अकेले। उनकी 2 शादियां हुईं, पर दोनों पत्नियों का देहांत हो गया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। उनके हिस्से में आती थी 15 बीघे जमीन, और वो भी एकदम उपजाऊ खेती वाली जमीन। मतलब पूरे परिवार की 60 बीघे जमीन में से 1/4 हिस्सा उनका था। सोचिए, एक ऐसे गांव में जहां जमीन ही सब कुछ हो, 15 बीघे जमीन का मालिक होना मतलब बहुत अमीर होना। पर यही जमीन जो बुढ़ापे में उनका सहारा होनी चाहिए थी, वही उनकी सारी मुसीबतों की जड़ बन गई। तो फिर ऐसा क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे उनके अपने ही, जिन्हें उनकी देखभाल करनी थी, उन्हें एक जीते जागते इंसान की जगह सिर्फ एक जायदाद की तरह देखने लगे। शुरू में तो सब ठीक था। भाइयों की पत्नियां उनकी देखभाल करती थीं, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। अब उन्हें बचा खुचा खाना मिलता, जबकि घर के बाकी मर्दों के लिए बढ़िया पकवान बनते। और हद तो तब हो गई जब वो बीमार पड़े। कोई उन्हें पूछने वाला तक नहीं था। एक दिन की बात है, घर में कोई मेहमान आने वाला था, तो जाहिर है बढ़िया खाना पीना बन रहा था। हरिहर काका अभी अभी बीमारी से उठे थे। शरीर में कमजोरी थी और मन में एक उम्मीद थी कि आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, सबने खा पी लिया, पर उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। बाद में जब उन्होंने खाना मांगा तो थाली में क्या आया? बासी चावल, मट्ठा और अचार। बस यही वो पल था। ये अपमान उनसे सहा नहीं गया और उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने गुस्से में वो थाली उठाई और आंगन के बीच में फेंक दी। चिल्लाकर बोले, क्या मुफ्त में खिलाती हो? अरे तुम्हारी ये मौज मस्ती मेरी ही जमीन की कमाई से हो रही है। इतने में तो मैं नौकर रख लूं। सालों का दबा हुआ गुस्सा जो अंदर ही अंदर घुट रहा था, वो आज बाहर आ गया था। अब घर में इतना बड़ा तमाशा हो तो बात बाहर तो जानी ही थी। और जैसे ही ये बात फैली, कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हुई। ये किरदार था गांव के ठाकुर बारी, यानी मंदिर का महंत। महंत बड़ा चालाक था। उसने जैसे ही इस झगड़े के बारे में सुना, उसे अपना फायदा नजर आ गया। हरिहर काका गुस्से में घर से निकले ही थे कि महंत ने उन्हें रास्ते में पकड़ लिया और बड़े प्यार से समझा बुझाकर अपने साथ ठाकुर बारी ले गया। वहां ले जाकर महंत ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। काका, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मोह माया है। ये परिवार वाले तो बस आपकी 15 बीघे जमीन के पीछे पड़े हैं। उसने उन्हें मोक्ष का, नाम का और आराम की जिंदगी का लालच दिया, बस एक शर्त पर कि वो अपनी जमीन भगवान के नाम यानी ठाकुर बारी को दान कर दें। अब जैसे ही भाइयों को ये खबर मिली कि काका महंत के साथ ठाकुर बारी चले गए हैं, उनके तो हाथ पांव फूल गए। 2 लाख से ज्यादा की जमीन हाथ से जा रही थी। अगली सुबह होते ही वो भागे भागे ठाकुरबारी पहुंचे और सीधा हरिहर काका के पैरों में गिर पड़े। रोने गिड़गड़ाने लगे, अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफी मांगने लगे। और जब हरिहर काका घर वापस आए तो नजारा ही बदल गया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अरे, जो लोग कल तक उन्हें पूछते नहीं थे, आज वो उन्हें सिर आंखों पर बिठा रहे थे।
उनकी ऐसी खातिरदारी हो रही थी जैसे कोई राजा महाराजा घर आया हो। लेकिन हरिहर काका भोले नहीं थे, वो सब समझ रहे थे। उन्हें पता था कि ये अचानक से जो प्यार उमड़ रहा है उसकी असली वजह क्या है। उन्हें ये बात साफ नजर आ रही थी कि ये जो शाही खातिरदारी हो रही है ये उनके लिए नहीं बल्कि महंत के डर से हो रही है। मतलब अब दोनों तरफ से उन पे प्यार लुटाया जा रहा था, लेकिन मकसद दोनों का एक ही था, उनकी जमीन हथियाना। और यहीं आकर हरिहर काका एक अजीब सी दुविधा में फंस गए। एक तरफ था परिवार जो खून के रिश्ते की दुहाई दे रहा था, दूसरी तरफ था महंत जो धर्म और मोक्ष का रास्ता दिखा रहा था। लेकिन दोनों रास्तों की मंजिल एक ही थी और कीमत भी एक ही थी, उनके 15 बीघे खेत। और जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके भाई हों या महंत, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों की नज़र सिर्फ उनकी जमीन पर है, तो बस इसी एहसास ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। वो दो तरह के धोखों के बीच ऐसे फंसे कि उन्होंने खामोशी ओढ़ ली। कहानी हमें इसी मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। एक तरफ लालची परिवार है, दूसरी तरफ एक मक्कार पुजारी। ऐसे में हरिहर काका भरोसा करें तो किस पर करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसने उस इंसान को खामोश कर दिया जिसके पास। वेलकम टू माधव लैंग्वेज क्लासेस। आपकी आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत हो। आप पढ़ने वाले हैं एक ऐसा अध्याय बचपन की यादें हैं, है ना? बिल्कुल एक धुंधले से सपने जैसी। कुछ चीजें तो याद रहती हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, पर कुछ खुशबू, कुछ एहसास, वो तो मानो जिंदगी भर के लिए बस जाते हैं। तो आज हम चलेंगे ऐसी ही यादों की एक दुनिया में, गुरदयाल सिंह की कहानी सपनों के सिद्दिन के साथ। और लेखक की ये एक लाइन मानो पूरी कहानी का निचोड़ हो। ये कहानी उन बचपन की यादों की है जब हर चीज कुछ ज्यादा ही चमकदार, कुछ ज्यादा ही खुशबूदार लगती थी, है ना? तो बस इसी नजर से हम आज की कहानी को समझने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे खेल की आज़ाद दुनिया की, फिर चलेंगे स्कूल की डरावनी दीवारों के अंदर। हम ये भी देखेंगे कि कैसे छुट्टियां किसी जन्नत से कम नहीं थी, पर फिर डर वापस आ जाता था। और सबसे आखिर में हम समझेंगे कि एक शाबाश की असली कीमत क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले डुबकी लगाते हैं बचपन की उस दुनिया में जहां कोई रूल नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी, था तो सिर्फ खेल, धूल और एकदम बेपरवाह मस्ती का आलम। अच्छा, उस जमाने के बच्चों की ना खेलने की एक अलग ही यूनिफॉर्म होती थी। कैसी? नंगे पांव, फटी मैली कच्छी, टूटे बटनों वाला कुर्ता। और जब वो खेलते थे, गिरते थे, तो घुटनों पर खून और रेत मिट्टी की एक पपड़ी सी जम जाती थी। मतलब साफ सफाई की तो कोई चिंता ही नहीं थी। और सच कहूं, यही तो असली आज़ादी थी। और कमाल की बात देखिए, घर पहुंचने पर इन चोटों और गंदे कपड़ों के लिए होती थी जबरदस्त पिटाई। मतलब माँ बाप तरस नहीं खाते थे, बल्कि और पीटते थे। पर खेल का नशा ही कुछ ऐसा था कि अगले ही दिन सारी मार पिटाई भूलकर बच्चे फिर से मैदान में हाजिर, जैसे मानो कल कुछ हुआ ही ना हो। और हाँ, इन बच्चों की गैंग का एक लीडर भी था, ओमा। उसकी कहानी थोड़ी मजेदार है। उसका सिर ना कुछ ज्यादा ही बड़ा था। लेखक ने क्या खूब लिखा है कि शरीर तो छोटा सा, पर सिर इतना बड़ा कि लगता था जैसे किसी ने बिल्ली के बच्चे के सिर पर तरबूज रख दिया हो। और उसकी खासियत, वो लड़ाई हाथों से नहीं, सिर से करता था। चलिए अब खेल की उस आजाद मस्त दुनिया से निकलकर एक बिल्कुल ही अलग जगह चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां नियम थे, अनुशासन था और बहुत सारा डर था। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्कूल की। मतलब एक तरफ खेल के मैदान की धूल और मिट्टी और दूसरी तरफ स्कूल। स्कूल का मतलब था एकदम सीधी लाइनें, साफ सुथरे बच्चे और असेंबली में पिन ड्रॉप साइलेंस। यहां अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर था। तो बचपन असल में इन दो दुनियाओं में गटा हुआ था। एक तरफ खेल की आज़ादी तो दूसरी तरफ स्कूल का अनुशासन। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ डर। एक दुनिया अपनी मर्जी की थी तो दूसरी मास्टरों के हुक्म पे चलती थी। तो जाहिर है ज्यादातर बच्चों के लिए स्कूल कोई खुशी की जगह तो बिल्कुल नहीं थी। लेखक तो यहां तक कहते हैं कि उन्हें लगता था जैसे वो किसी कैद में जा रहे हैं। देखिए, उस जमाने में पढ़ाई का मतलब ही था सख्ती और डिसिप्लिन। बच्चों की खुशी या इंटरेस्ट से किसी को कोई लेना देना नहीं था। और शायद इसीलिए कई बच्चे तो अपना बस्ता ही तालाब में फेंक देते थे और फिर कभी स्कूल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते थे। और इस डर की जो सबसे बड़ी वजह थे, वो थे पीटी मास्टर प्रीतम चंद। अरे वो इतने सख्त थे कि अगर प्रार्थना में किसी बच्चे ने जरा से भी गड़बड़ की ना, तो वो उस पर बाघ की तरह झपट पड़ते थे।
वो खाल खींच लेने वाले मुहावरे को सच करके दिखा देते थे। लेकिन स्कूल की इस कैद से आजादी का एक बहुत ही मीठा रास्ता भी था, और वो थीं गर्मियों की लंबी बेफिक्र छुट्टियां। छुट्टियों के शुरुआती हफ्ते तो बस पूछिए मत, जन्नत जैसे होते थे। 1.5-2 महीने की पूरी आजादी, नानी के गांव जाना, वहां जी भर के दूध दही मक्खन खाना, दोपहर तक गांव के बड़े से तालाब में डुबकियां लगाना, और फिर गीले शरीर पर टीले की गर्म रेत लपेटकर खेलना। वो दिन बस खुशी ही खुशी के थे। पर यह जन्नत हमेशा तो नहीं रह सकती थी। जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने को आती, एक जाना पहचाना डर धीरे धीरे दिल में वापस अपनी जगह बनाने लगता। और इस डर की वजह क्या थी? स्कूल का होमवर्क, खासकर हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल तो कभी देते ही नहीं थे। अब शुरू में तो सारे बच्चे बढ़िया प्लान बनाते कि भाई रोज के 10 सवाल करेंगे, काम खत्म। पर खेल कूद में दिन कब निकले जाते पता ही नहीं चलता। फिर प्लान बदलता, चलो ठीक है अब रोज के 15 सवाल कर लेंगे। और आखिर में जब स्कूल खुलने में बस कुछ ही दिन बचते तो दिमाग एक ही फैसला सुनाता, इतने सारे सवाल करने की मेहनत से तो मास्टरों से पिटाई खाना ज्यादा आसान और सस्ता सौदा है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? क्या स्कूल का वो डर छुट्टियों की सारी खुशियों पर भारी पड़ जाता था? मतलब बचपन की ये यादें असल में खुशी की हैं या फिर डर की? लेकिन कहानी का अंत एक ऐसी याद पर होता है जो डर और अपनेपन के बीच की लाइन को मानो मिटाई देती है। एक ऐसी याद जिसने बस कुछ पलों के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, स्कूल में एक मौका ऐसा भी था जब बच्चों को डर नहीं बल्कि मजा आता था। वो था स्काउटिंग का अभ्यास। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या थी? ये अभ्यास वही खौफनाक पीटी मास्टर प्रीतम चंद करवाते थे जिनके नाम से ही सब कांपते थे। जब बच्चे नीली पीली झंडियों के साथ बिना एक भी गलती किए पूरा अभ्यास खत्म करते तो मास्टर प्रीतम चंद की वो चमकीली आंखें जरा सा झपकतीं और उनके उन सख्त होठों से सिर्फ एक शब्द निकलता था, शाबाश। और उस एक शाबाश का असर किसी जादू से कम नहीं था। बच्चों को लगता था मानो उन्होंने किसी फौज के सारे मेडल जीत लिए हों। वो एक अकेला शब्द साल भर कॉपियों पर मिली गुड से कहीं ज्यादा कीमती था। और बस उस एक पल के लिए उस सख्त मास्टर के लिए डर की जगह एक अजीब सा अपनापन, एक प्यार सा जाग उठता था। सच में ये किसी चमत्कार जैसा ही था। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, बचपन की सबसे मजबूत यादें किस चीज से बनती हैं? खुशी से या डर से, या फिर शायद इन दोनों के इस अजीब से मेल से, जहां एक खौफनाक टीचर की एक शाबाश जिंदगी की सबसे मीठी और सबसे ताकतवर याद बन जाती है ना? सोच। माधव लैंग्वेज क्लासेस में हम सिर्फ शब्द नहीं व्यक्तित्व गढ़ते हैं, क्योंकि भाषा ही परिणाम को आकार देती है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दोस्ती की जो हर बंधन, हर दीवार से परे थी। ये कहानी है टोपी और इफ़्फ़न की, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है। टोपी के बिना इफ़्फ़न अधूरा है और इफ़्फ़न के बिना टोपी बेमानी है। मतलब ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये कुछ और ही था। एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, मानो एक ही सिक्के के दो पहलू। तो इस कहानी की तह तक जाने के लिए ना सबसे पहले हमें इन दोनों लड़कों के रिश्ते को समझना होगा। ये रिश्ता अटूट कैसे था, चलिए देखते हैं। अब देखिए, टोपी और इफ़्फ़न दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से थे। उनकी परवरिश, उनका माहौल सब अलग, लेकिन उनकी कहानियाँ वो एक दूसरे में कुछ इस तरह से गुथी हुई थी कि एक के बिना दूसरे की कहानी का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये दो अलग दुनियाएं कौन सी थीं? चलिए अब जरा इनके परिवारों के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहीं से तो सारी कहानी की नींव रखी गई है। तो एक तरफ है बलभद्र नारायण शुक्ला, जिन्हें सब प्यार से टोपी बुलाते हैं। वो एक कट्टर हिंदू परिवार से हैं। और दूसरी तरफ सैयद जरगाम मुर्तजा, यानी अपना इफ़्फ़न, जो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता है। देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं, लेकिन इनकी दोस्ती वो सबसे पक्की थी। इफ़्फ़न के परिवार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वहां ना पीढ़ियों से एक छोटा छोटा बदलाव आ रहा था। सोचिए, उनके परदादा चाहते थे कि उन्हें करबला में दफनाया जाए, लेकिन उनके पिता वो पहले थे जो यहीं हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हुए। और फिर आती हैं दादी। सच कहूं तो वो इस पूरी कहानी का दिल है, एक ऐसी कड़ी जो परंपरा और प्यार को जोड़े हुए थी। जी हाँ, प्यार का पुल, इफ़्फ़न की दादी।
यही वो किरदार हैं जो इन दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ती हैं। वो सिर्फ एक दादी नहीं थीं, वो प्यार और अपनेपन का दूसरा नाम थीं। अब ये दादी जो थीं वो पूरब से थीं। लखनऊ में ब्याह कर तो आ गईं, लेकिन अपनी मीठी सी पूर्वी बोली को कभी नहीं छोड़ा। और ये सिर्फ कोई बोली नहीं थी, पता है, ये उनकी पहचान थी, उनके मायके की यादें थीं, एक सुकून था उनकी जुबान पर। और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। टोपी को इफ़न की दादी अपनी सगी दादी से भी ज्यादा अपनी लगती थी। अजीब बात है ना, अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, लेकिन इफ़न की दादी की वो मीठी बोली, उनका वो प्यार बस उसे खींच लेता था। शायद उसे उनमें वो माँ वाला प्यार मिलता था जो उसे अपने घर में महसूस नहीं होता था। वो दादी इन दोनों लड़कों के लिए एक महफूज ठिकाना थी, जहाँ कभी डांट नहीं पड़ती थी, जहाँ सिर्फ बहराम डाकू और अनार परी की जादुई कहानियां थीं। उन्होंने सच में एक ऐसी दुनिया बना दी थी जहाँ टोपी को भी उतना ही हक और अपनापन महसूस होता था जितना इफ़न को। एक ऐसी दुनिया जहाँ मजहब की कोई दीवार थी ही नहीं। लेकिन इस मासूम सी दुनिया में हमेशा सब कुछ ठीक नहीं रहता। क्या होता है जब बड़ों की दुनिया की कड़वी सच्चाई इसमें आ घुसती है? बस एक शब्द, और देखते ही देखते एक तूफान खड़ा हो जाता है। और वो शब्द था अम्मी। टोपी ने ये लफ्ज़ इफ़न की दादी से सुना था और उसे ये इतना प्यारा लगा, इतना मीठा लगा कि वो इसे किसी गुड़ की डली की तरह दिन भर अपने मुंह में घुलाता रहता। अम्मी, एक छोटा सा प्यारा सा शब्द। किसे पता था कि यही शब्द एक भयानक तूफान लाने वाला है। और फिर वो दिन आ ही गया। सब खाने की मेज पर बैठे थे और टोपी ने बड़े प्यार से अपनी माँ से कह दिया, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। और बस एक पल को लगा जैसे वक्त थम गया हो। पूरे घर में एकदम सन्नाटा, जैसे किसी ने कुछ सुन ही न लिया हो। बस उसी एक पल में परंपराओं की वो ऊंची दीवारें डगमगाने लगीं। सबसे पहले ये सन्नाटा तोड़ा उसकी अपनी दादी सुभद्रा देवी ने। वो गुस्से से लाल हो गई और उनकी आवाज में सवाल नहीं, जहर था। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? ये बस एक सवाल नहीं था, ये एक इल्जाम था, एक सीधा हमला। और बस उस एक शब्द ने टोपी की पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो उस बच्चे की मासूमियत का एक बहुत ही बेरहम इम्तिहान था। उस एक लफ्ज की कीमत टोपी को बहुत भारी पड़ी। माँ ने उसे बहुत मारा, बड़े भाई ने उस पर कबाब खाने का झूठा इल्जाम मढ़ दिया, और सबसे बुरी सजा, उसे इफ़न के घर जाने से रोक दिया गया। सोचिए, बड़ों की दुनिया के सारे जहर, सारे पूर्वाग्रह एक साथ उस नन्हे से बच्चे पर टूट पड़े और वो बिल्कुल अकेला रह गया। अगले दिन जब वो स्कूल में इफ़न से मिला तो टूटे हुए दिल से उसने एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ एक बच्चा ही सोच सकता है। उसने कहा, इफ़न, क्या हम लोग अपनी अपनी दादी बदल नहीं सकते? उसे लगा बस यही एक रास्ता है, एक छोटी सी अदला बदली और सारी मुश्किलें खत्म। लेकिन इफ़न का जवाब जितना सीधा था उतना ही दिल तोड़ने वाला भी था। उसने कहा, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, अब्बू नहीं मानेंगे, और फिर वो मेरे अब्बू की अम्मी भी तो हैं। बस मासूमियत का वो छोटा सा सपना हकीकत की सख्त दीवार से टकराया और चूर चूर हो गया। और अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि एक नौकर भागता हुआ आया। वो एक खबर लेकर आया था, एक ऐसी खबर जिसने उन दोनों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इफ़न की दादी नहीं रही, वो प्यार का पुल, वो महफूज ठिकाना हमेशा के लिए टूट चुका था। उस दिन उन दोनों दोस्तों ने कुछ ऐसा खो दिया जो उन्हें फिर कभी वापस नहीं मिल सकता था। टोपी और इफ़न की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दोस्ती और प्यार का कोई मजहब, कोई जुबान नहीं होती, तो ये दुनिया बीच में नफ़रत की दीवारें क्यों खड़ी करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही सच है, और शायद इसका जवाब हम सबको अपने